तो हम लोग क्या करते हैं, नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम क्या है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। लिखिए रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, रोटेशनल मोशन, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है, क्या है रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो देखो सपोज ये एक बॉडी है, ठीक, इसका कुछ डायमेंशन है। अभी तक हम लोग जहां तक पढ़ रहे थे ना, जैसे सेंटर ऑफ मास से पहले तक जो मैकेनिक्स लगा रहे थे, उसमें ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट मास होता था। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं होगा, एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होगा, बड़ा सा रिजिड बॉडी होगा। ठीक है, तो रिजिड मतलब होता है, रिजिड मतलब जिसका शेप साइज ज्योमेट्री ये सब चेंज ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज अ बॉडी whose shape, size और geometry does not change। ठीक, ऐसा चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज ये एक बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में खास बात क्या होगी, सपोज आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिए ए, एक पॉइंट ले लिए बी। ठीक, एक पॉइंट ले लिए ए, एक पॉइंट ले लिए बी, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर क्या रहेंगे, हमेशा फिक्स। ठीक, क्योंकि रिजिड बॉडी है, ये इसके रेस्पेक्ट में कहीं मूव नहीं कर सकता, कोई इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। तो क्या लिखते हैं, इन अ रिजिड बॉडी क्या बोल सकते हैं, एनी टू पॉइंट्स आर फिक्स्ड with respect to each other। ठीक, आर फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, याद रहेगा रिजिड बॉडी में। अब एक और चीज देखो, सपोज ये रिजिड बॉडी है और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और मैं क्या बोला, इस पॉइंट का कुछ वेलोसिटी है, हमको नहीं पता, v कुछ भी हो सकता है, ये रोटेशन ट्रांसलेशन कुछ भी मोशन करे तो इसका वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। इसको बोल दिया va, इसका वेलोसिटी कुछ भी है, इसको मैं बोल दिया vb। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, vb। ये हम लोग पहले ही सर्कुलर मोशन में वैसे पढ़ चुके हैं। तो क्या करें, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दिए, इसका लेंथ है सपोज l। ठीक, अब इस लाइन से ये जो एंगल है वो थीटा बी बना रहा है, और ये जो एंगल है वो क्या बना रहा है, थीटा ए बना रहा है। ठीक, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका जो लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। ये लेंथ ना बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कंपोनेंट करते हैं। तो क्या किए, एक कंपोनेंट आएगा क्या, वी ए कॉस थीटा ए। ठीक, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, वी ए साइन थीटा ए। ठीक, ऐसे ही अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे वीबी के, तो दो कंपोनेंट आएंगे, क्या आएगा, एक वीबी कॉस थीटा बी। ठीक, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा, वीबी साइन थीटा बी। ठीक है, अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो चेंज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा। तो जो भी इस लाइन के अलोंग दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट है ना, ये दोनों पॉइंट का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वी ए साइन थीटा ए बराबर वी बी साइन थीटा बी। ठीक, लेकिन एक पॉइंट दूसरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन जरूर कर सकता है, या किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ओमेगा से सपोज रोटेट हो रहा है, तो अपन कैसे निकालेंगे, ये दोनों का लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख रहे हैं। ठीक, तो दोनों ही मोशन में ना अभी, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी निकालने के लिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो a विथ रेस्पेक्ट टू b निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो a का है माइनस परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो
बी का है ना। तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ए का क्या है, वी ए कॉस थीटा ए माइनस वी बी कॉस थीटा बी बाय, अब रिलेटिव वेलोसिटी v बाय आर करोगे तो ओमेगा पता चल जाता है, और आर क्या है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा एल। तो ये क्या पता चल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में, सर्कुलर मोशन में चीज देख चुके, नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, इन मिनट, इन अ रिजिड बॉडी a point with respect to another point must be fixed or performing क्या, सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। ठीक, या तो फिक्स रहेगा या तो सर्कुलर मोशन करेगा। आ रही बात समझ में, ये दो चीजें होंगी। क्लियर है, इतना समझ में आया, इसको नोट करो। क्लियर, एक और पॉइंट जो हम लोग रिजिड बॉडी में देख सकते हैं, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े। अब देखो, सपोज बच्चों ये एक रिजिड बॉडी, क्या है, रिजिड बॉडी। ठीक, इसमें मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं, ए बी और सी, 3 पॉइंट लिया। सपोज ए के हिसाब से बी का पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं आर बी, और ए के हिसाब से सी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है ये आर सी। दोनों के बीच एंगल कितना लग रहा है, दोनों के बीच एंगल सपोज थीटा है। ठीक, अब ये सपोज रोटेट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, जो भी मोशन कर रहा है, बताओ क्या ये थीटा एंगल चेंज होगा, ये भी क्या रहेगा हमेशा फिक्स, क्या रहेगा फिक्स। मतलब ये बोल सकता हूं, ये आर्म एसी जो एंगुलर वेलोसिटी रखेगा, सपोज ओमेगा ए रखा है, आर्म ए बी जो एंगुलर वेलोसिटी रखा है, सपोज ओमेगा बी रखा है, वो दोनों क्या रहेगा हमेशा सेम, उनके बीच का एंगल क्या रहेगा हमेशा फिक्स। क्योंकि ए के अबाउट सी सिर्फ रोटेशन कर सकता है, ए के अबाउट बी सिर्फ रोटेशन कर सकता है, और ए के अबाउट सी का पोजीशन जो होगा वो फिक्स होगा, यानी चेंज नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होगा एंगुलर पोजीशन। तो दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो हमेशा एंगल क्या बने रहेगा, थीटा। तो जितना एंगुलर वेलोसिटी ये रखेगा उतने एंगल वेलोसिटी क्या रखेगा, तो क्या लिख सकते हो, हियर थीटा इज फिक्स्ड, हियर थीटा इज फिक्स्ड। सिंस क्यों लिखा, एक मिनट को बता दो, हियर थीटा इज फिक्स्ड, देयरफॉर ओमेगा ए या ओमेगा ए बराबर क्या होगा, ओमेगा बी। समझ में आया, पक्का, ये पॉइंट भी एक याद रखेंगे। क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, अब इस चैप्टर में ना बच्चों हम लोग 3 टाइप के मोशन पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम लोग कितने टाइप के मोशन पढ़ने वाले, 3 टाइप के मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे बच्चों प्योर ट्रांजिशन, प्योर ट्रांसलेशन। वैसे ये पूरा पढ़ते ही हुए आए हम लोग, सेंटर ऑफ मास में और एनएलएम में, ये सब में पढ़ेंगे प्योर ट्रांसलेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्योर रोटेशन, क्या पढ़ेंगे, प्योर रोटेशन। लेकिन ये सब किसका, किसी पॉइंट मास का नहीं, रिजिड बॉडी का। ठीक है, और तीसरा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, 3 चीजें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन प्लस
रोटेशन। ऐसे 3 टाइप के मोशन को हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है देख लेते हैं हल्का सा। प्योर ट्रांसलेशन, ठीक। तो रिजिड बॉडी प्योरली ट्रांसलेट कर रही है, हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है। तो देखो कब बोलेंगे। सपोज एक रिजिड बॉडी है ना। रिजिड बॉडी को मान सकता हूं कलेक्शन ऑफ खूब सारे पॉइंट मासेस, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, है ना। मान सकता हूं कलेक्शन ऑफ खूब सारे पॉइंट मासेस, ठीक। अगर हर पॉइंट का, ये जितने भी पॉइंट मासेस से मिलके बना हुआ है, अगर हर पॉइंट का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, आ रही बात समझ में, तो मैं बोलूंगा ये बॉडी क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेट कर रही है। सपोज ये वाला पॉइंट गया यहां, तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा, उतना ही दूर जाएगा। ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही रहेगा, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही रहेगा। बात समझ आ रही क्लियर। इन लोग सबका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ये x क्या है, सेम। समझ में आ रहा है बात, सबका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम। तो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेट करके सब आगे बढ़ेगी। समझ आ रही है। हर इंडिविजुअल जो पॉइंट मास है वो इक्वली डिस्प्लेस हो रहा है, सबकी वेलोसिटी भी सेम है, और अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो सबका एक्सेलरेशन भी सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो क्या बोलेंगे, ये जो मोशन है वो क्या है, प्योर ट्रांसलेशन, ठीक। कोई भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के हिसाब से फिर रोटेट नहीं हो रहा है, सिर्फ प्योरली ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये भी पढ़ते थे ना फिजिक्स में, जैसे एनएलएम में सवाल बनाते थे, ये वेज हो गया और क्या बोलते थे, ये ब्लॉक हो गया। अब सपोज ये ब्लॉक, ये फिक्स्ड है वेज, ब्लॉक स्लाइड होकर नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक जो छोटा है उसका हर पॉइंट नीचे आ रहा है ना वही सेम वेलोसिटी से। किसी पॉइंट की वेलोसिटी कुछ अलग है क्या, नहीं ना, सबकी वेलोसिटी सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है। इसलिए ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है बोलता था मैं, प्योर ट्रांसलेशन। क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेशन। हरी बात समझ में। ये वेज सपोज ये नीचे आ रहा है, वेज सपोज फिक्स नहीं है तो पीछे जा रहा है, ग्राउंड में रखा है पीछे जा रहा है, तो वेज का हर पॉइंट मास, हर छोटा छोटा इंडिविजुअल पॉइंट मास सब उस सेम वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन रखता है, सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हरी बात समझ में, एक साथ सब मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, प्योर ट्रांसलेशन। समझ में आया? तो इसको आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बच्चों रोटेशन की बात। किस पे आते हैं बच्चों, रोटेशन की। तो सबसे पहले लिखो प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, ठीक। अब हमारा जो रिजिड बॉडी है वो क्या कर लेगा, सिर्फ रोटेट करेगा, सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। यानी उसके जो पार्टिकल है उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, ये किसी एक्सिस के अबाउट, सपोज ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट प्योरली क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और थीटा इनका क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो भी इसके पॉइंट मासेस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट, थीटा थीटा ऐसा, ठीक है। प्योर रोटेशन, ठीक, क्लियर है। तो प्योर रोटेशन को एनालाइज करने से पहले, पढ़ने से पहले ना बच्चों, हम लोग को एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। प्योर रोटेशन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्यों पढ़ना पड़ेगा, समझाता हूं। देखो सपोज एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसका मास है m, इसका मास है m। इसको आपको एक्सेलरेशन देना है या इसका ट्रांजिशनल मोशन कराना है, तो आप इस पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। क्या लगाओगे, फोर्स। तो इस फोर्स के कारण इसका मोशन कैसा होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास, ठीक। इनर्शियल प्रॉपर्टी। हम क्या बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन पे आ रहा है, या स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ
रेस्ट पे आ रहा है, या अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है या वेलोसिटी कम कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसके मास पे। अगर उसका मास कम है तो आपको फोर्स क्या लगेगा, कम। अगर उसका मास ज्यादा है तो आपको फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो मास पे डिपेंड करता है कि उसका जो ट्रांजिशनल मोशन होना है वो कैसा होना है। ज्यादा मास तो मुश्किल होगा ट्रांजिशनल मोशन कराना, हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कम मास तो कम फोर्स में ही ट्रांजिशनल मोशन करने लगेगा। समझ में आई बात? लेकिन सपोज एक एग्जांपल लें अगर हम लोग, मेरे पास एक व्हील है बच्चों, क्या है मेरे पास, एक व्हील। व्हील समझते ना, ऐसा सिलेंडर है, अरे ये क्या बन गया, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास क्या है, एक व्हील है, क्या है, व्हील। ऐसा व्हील समझना, ये भी है ऐसा, ऐसा, ठीक है, व्हील है, नहीं ऐसा चौड़ा व्हील है, ठीक, चक्का। मेरे को इस व्हील को रोल कराना है, जैसे बचपन में अपन खेलते थे ना, यहां पर लकड़ी मारते थे तो व्हील इसके अबाउट रोटेट होता था, ठीक। व्हील का मास है एम, व्हील का मास क्या है, एम, ठीक। तो ऐसा रोल करने में कितना ज्यादा फोर्स लगता था, कम फोर्स लगता था, कम फोर्स ना। ट्रक का भी चक्का हो, भले बड़ा चक्का है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है, उसको भी आराम से अपन रोल करा सकते हैं, ऐसा कम टॉर्क में भी काम हो जा रहा है अपना, अपन रोल करा सकते हैं। अब यही सोचो, ये टायर को ना मैं ऐसे जमीन पे रख दिया हूं, कैसे रख दिया हूं बच्चों, ऐसे जमीन पे। अब मैं बोला इस टायर को ऐसे फ्लिप करना है अपने को, ये भी तो रोटेशन ही करा रहे हैं, ये भी क्या करा रहे हैं, रोटेशन करा रहे हैं। टायर को पहले क्या करे थे, पहले इस एक्सिस, ये जो इससे पास हो रहा है एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट करा रहे थे। अभी क्या करा रहे हैं, ये एक्सिस के अबाउट इसको फ्लिप करा रहे हैं। क्या सेम मेहनत लगेगा, नहीं ना भाई, मास तो सेम है, सेम टायर की बात हो रही है, लेकिन इसको ऐसे रोटेट कराना आसान है, ऐसे रोटेट कराना मुश्किल है। तो कोई तो एक टर्म होता होगा ना मुझे बताता होगा कि जैसे एक्सीलरेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, जैसे मास से पता चलता है, सेम फोर्स लगाने पे मास अगर ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा, और मास अगर कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ये तो हमको पता है ना। तो रोटेट कराने के लिए भी तो कोई तो टर्म लगता होगा, उसी टर्म को बोलते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चैप्टर में कोई भी मैकेनिक्स लगाने से पहले, रोटेशनल डायनामिक्स लगाने से पहले, हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आएगा तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। हरी बात सुनिए, तो सबसे पहले चैप्टर का काम यही है सीखने का कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ठीक। तो अब डिटेल में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए, ठीक, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है तो वो किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, जाहिर सी बात, क्या होगा, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या निकलता है, एक्सिस के अबाउट निकलता है, हमेशा डिफाइंड होगा किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड क्या होगा, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो सपोज ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट एक मास को रोटेट कराना है, ठीक, और वो मास है एक पॉइंट मास। कैसा मास है, पॉइंट मास। पहले पॉइंट मास का देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, फिर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। और ये पॉइंट मास जो है इस एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितने दूर है, आर डिस्टेंस दूर। परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस दूर है बच्चों, आर डिस्टेंस दूर है। तो मैं क्या बोलूंगा, और इसको सपोज मेरे को रोटेट कराना है इस एक्सिस के अबाउट, ये ऑब्जेक्ट को क्या कराना है बच्चों, रोटेट कराना है। समझ में आ रही बात? तो मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से डिनोट करते हैं, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट मास इज एम आर स्क्वायर। क्या बोलूंगा, कितना है, एम आर स्क्वायर, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ये एक्सिस है, इसके अबाउट इस पॉइंट मास को रोटेट करा रहा हूं, तो वो पॉइंट मास की वैल्यू चाहिए मेरे को, और उस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास करेंगे तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बड़ी रही
मतलब इसको रोटेट कराने में ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ेगी। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रही तो इसके अबाउट इसको रोटेट कराने में हमको कम मेहनत लगेगी, कम टॉर्क लगेगी। बात समझ में आएगी? ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड क्या पे करता है? मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक्सिस के अराउंड मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई अगर वही सेम मास को मैं यहां पास में ले आऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। उसको इस एक्सिस पे ही रख दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI depends on the distribution of mass around axis of the rotation. ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बात? पक्का? तो ये जो निकाला हूं वो क्या का है? लिख लीजिए, पॉइंट मास का। किसका? पॉइंट मास। ठीक। किसका है? पॉइंट मास। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका लिख लो, SI यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला, अब बताओ ये केजी मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद बताओ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन। अच्छा बताओ ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कैसे करेंगे? जैसे स्केलर को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना चीज क्लियर है? आगे बढ़ू। ठीक, चलिए। हाँ, अगला चीज इसी में एक और चीज, हाँ एक चीज भूल गया मैं बताना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका? I बराबर mr स्क्वायर। मास कभी नेगेटिव सुने हो? और r का क्या हो जा रहा है? स्क्वायर। तो वो प्लस एक्स में रहे, माइनस एक्स में रहे, प्लस जेड में रहे, माइनस जेड में रहे, जहां भी रहे स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। तो ये क्या होता है? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होगा बच्चों? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ऑलवेज नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव। समझ गए? ठीक, ऐसी स्टाइल से लिखा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, क्लियर है? क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट सेटअप में हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? एक पॉइंट मास का। अगर सेकंड लिख लीजिए, अगर आपके पास बी लिख लीजिए, अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस है तो क्या करोगे? अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। क्या है? अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। तो अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते हैं। अब सपोज एक पॉइंट मास से है, एक पॉइंट मास से m1, एक पॉइंट मास से m2, एक पॉइंट मास से m3, एक पॉइंट मास से m4, ऐसे ही खूब सारे पॉइंट मास से mn। कितने पॉइंट मासेस? n पॉइंट मासेस, है ना? जो ये है वो r1 डिस्टेंस दूर है, ये r2 डिस्टेंस दूर है, ये r3 डिस्टेंस दूर है, ये r4 डिस्टेंस दूर है। ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्सिस से rn डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये क्या हो गई सबकी पोजीशन? R1, R2, R3, R4, Rn। ये सारी डिस्टेंसेस कैसी हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये तो सिंपल स्केलर है, एक का जो होगा सबको ऐड करते जाएंगे। तो टोटल आई नेट बराबर क्या आएगा? आई नेट बराबर आएगा सबका इंडिविजुअल का सम, I1
प्लस I2 प्लस I3 एक्सेट्रा। तो I1 क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा MN RN स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। ठीक, खूब सारे पॉइंट मासेस है तो सिंपली अपने को क्या करना है, ऐड कर देना। क्लियर है, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखते हैं। चलिए लिखिए एक एग्जांपल। ठीक है, देखिए तो सपोज एक पॉइंट मास है M1 और दूसरा पॉइंट मास है क्या, M2। ठीक है, अब इनको अलग अलग मेरे को अलग अलग एक्सिस के हिसाब से दोनों पॉइंट मासेस का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। पहला जो है वो है ये एक एक्सिस जो इससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, M1 से पास हो रहा है। ठीक, एक एक्सिस ऐसा लेता हूं जो कहां से पास हो रहा है, जो R सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। दोनों के कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं बोल रहा हूं R। ठीक, और एक और एक्सिस लेते हैं जो कि M2 से पास हो रहा है, M2 से पास हो रहा है और कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। सपोज कोई सब ये एंगल से थीटा बना रहा है, ऐसा ले लो, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। ठीक, वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। क्लियर है, अब हमको क्या करना है, I1 निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मासेस का। I2 निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मासेस का। और क्या निकालना है, I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दोनों मासेस का। क्लियर है बात, चलिए देखते हैं कैसे अपन निकालेंगे। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देना, ये लाइन से है ना, ये स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, R। देखो बच्चों, पहला चीज, अब सबसे पहले निकालते हैं I1। क्या निकालते हैं, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस में M1 जो है वो कहां लाई कर रहा है, इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। M1 जो है वो कहां है, यहीं पर है ना, ये देखो इसी एक्सिस पे M1, M1 है ना, और M2 इससे दूर है। तो M1 इसी एक्सिस पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, M इंटू 0 का स्क्वायर होगा। दूसरा मास है M2, दूसरा मास क्या है, M2। वो कितने दूर है इस एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R डिस्टेंस दूर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ R का स्क्वायर। ठीक, तो I1 क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ M2 R स्क्वायर। समझ में, पक्का, क्लियर। अब I3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, I3। ठीक, I3 ये वाला जो एक्सिस है वो कहां लाई कर रहा है, M3 M2 में ही लाई कर रहा है ना, M2 से तो पास हो रहा है। तो एक्सिस से M2 की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। तो क्या हो जाएगा, M2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस M1 इंटू, अब देखो ये एक्सिस है, ये क्या चल रहा है, एक्सिस चल रहा है। हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये एंगल ये थीटा लियो तो ये थीटा ले लो, ज्यादा आसान पड़ेगा, ये वाला थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये थीटा लेते हैं, इसको मतलब थीटा। क्लियर, अब ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये चाहिए अपने को बच्चों। ठीक है, ये चाहिए। तो बताओ आर क्या है, हाइपोटेनस है, आर क्या है, हाइपोटेनस। तो इस सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहां पर m1 इंटू क्या कर देंगे, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो I3 क्या आ जाएगा बच्चों, m1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में,
I3 क्या आ गया, m1 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं। ठीक, तो आपको पता ही है कि सपोज m1 से वो कितना डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ मास, r1 दूर है, और m2 से कितना दूर है, r2 दूर है। ये आपको निकालने तो आता है ना। ठीक, अपन सेंटर ऑफ मास पढ़े अभी पिछले ही चैप्टर। तो r1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास पहले का, m2r बाय m1 प्लस m2, और r2 को क्या लिख सकते हैं, m1r बाय m1 प्लस m2, ये लिख सकते हैं। तो अब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1, m1 कितना दूर है, m1 कितना दूर है इस एक्सिस से, r1 दूर है, m2 कितना है, r2 दूर है, तो m1 इंटू r1 स्क्वायर आएगा, m1 इंटू क्या आएगा, r1 स्क्वायर। तो यहां लिखता हूं m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 कितना दूर है, r2 दूर है, तो m2 इंटू r2 स्क्वायर आएगा। आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो I2 बराबर आएगा m1 r1 का स्क्वायर, तो r1 क्या था, m2 r का होल स्क्वायर होगा, m2 r का होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ m2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, m1 r का होल स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, I2 बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम क्या जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और r स्क्वायर क्या जाएगा, कॉमन, r स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन, m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। और कॉमन ले सकते हैं, m1 m2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, r स्क्वायर m1 m2 बचेगा क्या, m1 प्लस m2, और नीचे क्या बचा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, कटा, तो ये आ गया बच्चों r स्क्वायर m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये आ गया। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रेड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड मास, म्यू। ठीक, आगे इसको पढ़ाऊंगा, अभी बस ऐसे ही बता रहा हूं, याद रख। इसको क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड मास। ठीक, ये जब अपन ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर भी यूज होगा। और जैसे एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अलोंग इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो अपने को क्या लगता है, वो तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअली में दोनों उनको का जो कॉमन सेंटर ऑफ मास रहता है ना, उसके अबाउट घूमते रहते हैं। तो उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान के एक रेड्यूस्ड मास आर रेडियस में रोटेट कर रहा है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो वो आगे कॉन्सेप्ट यूज होगा जब मैं बताऊंगा, डबल स्टार सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तो। बस अभी ये बता दे रहा हूं कि m1 m2 by m1 plus m2 रेड्यूस्ड मास होता है, याद रख। ठीक है, तो अपन आई क्या लिख सकते हैं, म्यू आर स्क्वायर, और म्यू क्या हो जाएगा, m1 m2 by m1 plus m2। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ऐसे निकालना है। तो जो एक्सिस दिया है वो देख लिए, और जितने भी पॉइंट मासेस हैं उस एक्सिस से सबका क्या नोट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रोटेट करना है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, उसके बाद आपको क्या कर देना है, सीधा सम कर देना, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो इसमें है नहीं। क्लियर है। अब आगे बढ़े। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं किसका, रिजिड बॉडीज का। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी या रिजिड बॉडी। चलिए लिखिए अगला, नया पेज लिखते हैं। ठीक, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। क्लियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक, देखो सपोज अपने पास एक बच्चों ऐसी रिजिड बॉडी, क्या एक रिजिड बॉडी, ठीक,
और इसका किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये एक्सिस ऐसा कहीं भी हो सकता है, बॉडी के थ्रू भी जा सकता है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकता है, या कहीं से भी पास होता है, बॉडी के बाहर से भी पास हो सकता है। ठीक है, अब क्या मैं ये मान सकता हूं ये जो कंटिन्यूस बॉडी है ये खूब सारे छोटे छोटे डीएम मासेस से मिलकर बनी, डीएम 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 एलिमेंट्री मासेस से मिलकर बनी है। सपोज ऐसे ही एक एलिमेंट्री मास मार्क कर देते हैं, सपोज यहां एक क्या हो गया, ठीक है, यहां पर एक क्या है, छोटा सा मास है, क्या, डीएम, पॉइंट मास, क्या है, पॉइंट मास, और एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आर होगी। तो भाई एक और डीएम मास कहीं और भी होगा, होगा, उसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, आर डैश, मास क्या है उसका, सिर्फ डीएम। ऐसे ही यहां पर एक मास हो जाएगा डीएम, ठीक, इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई एक्सिस से, आर डबल डैश। ऐसे ही खूब सारे पॉइंट मासेस होंगे अलग अलग डिस्टेंस पे, डीएम मासेस अलग अलग डिस्टेंस पे। तो मैं क्या बोल दूंगा, एक छोटे से डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूं, डी आई लिख सकता हूं, क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये आर वेरिएबल है, ये आर क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग डीएम अलग अलग पोजीशंस पे होंगे ना, तो आर क्या है, वेरिएबल है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। तो कंटिन्यूस बॉडी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ठीक, तो मैं एक मास एलिमेंट कंसीडर करूंगा, उस एलिमेंट का मास निकालूंगा, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, उस एलिमेंट का मास निकालूंगा, फिर उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, फिर उसको प्रॉपर लिमिट से, ताकि एलिमेंट पूरे कंटिन्यूस बॉडी को कवर कर ले, प्रॉपर एलिमेंट ले, प्रॉपर लिमिट लेके मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। समझ में आया कि नहीं है बात, पक्का, क्लियर है, आगे बढ़े, करें। तो सिंपल से चालू करते हैं कंटिन्यूस बॉडी, फिर वही रॉड से चालू करेंगे, रिंग, डिस्क, स्पीयर, कोन, सब चीज लेते जाएंगे, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर सब ले लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए तो लिखिए सबसे पहला क्या लिखते हैं, रॉड का लिख लेते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लिख रहा हूं बच्चों, बाद में नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी कैसे करते हैं बताऊंगा। यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ क्या रहेगा, l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, चलिए अब देखो सपोज यहां और कुछ शेप बनते हैं क्या इसमें, इसी से बनाना पड़ेगा। चलो, तो अपने पास बच्चों एक रॉड है, ये क्या है, रॉड। रॉड मतलब ऐसा एलिमेंट होता है फिजिक्स में जिसका लेंथ तो होता है लेकिन उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, ये रॉड है। अब इस रॉड का क्या बोला है, इस रॉड का मास m है और लेंथ क्या है, l है। अब हमको एक एक्सिस चूज करना है, वो एक्सिस हम सेंटर ऑफ मास पे भी चूज कर सकते हैं, एज पे भी चूज कर सकते हैं, टेढ़ा एंगल बनाते हुए भी चूज, कैसे भी चूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो हर एक्सिस का बताऊंगा धीरे धीरे, पहले मैं बताता हूं इसका, किसका, एज वाले। तो अपन क्या करते हैं, एक एक्सिस ऐसा लेते हैं जो कि कहां से पास हो रहा है, एज से पास हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़ दो, ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहां से पास हो रहा है, एज से पास हो रहा है, और इसके अबाउट रॉड को अपन गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, इसके अबाउट आई निकालना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले कैसा एलिमेंट है, लीनियर, लीनियर एलिमेंट, लीनियर अगर अपना ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके लिए एलिमेंट कैसा रहता है, पॉइंट साइज का, जिसका इंक्रीमेंटल लेंथ रहता है, सेंटर ऑफ मास में तो देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यहां से x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट लेते हैं जिसका थिकनेस कितना होगा, dx, कितना थिकनेस होगा बच्चों, dx थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं, और इसका मास क्या होगा, dm। क्लियर, तो अब ये dm मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्या लिख सकता हूं, dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, dm इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अब dm की वैल्यू निकालता हूं, तो dm की वैल्यू क्या होगा भाई, डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है,
तो मास पर यूनिट लेंथ में अपने एलिमेंट की लेंथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मास पर यूनिट लेंथ में अपने एलिमेंट की लेंथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो m बाई एल डी एक्स ये आ गई, और x तो x ही है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो di का वैल्यू क्या है बच्चों, dm की जगह लिखेंगे m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये आया। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेट, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लिमिट कहां जाएगी, x का वैल्यू चालू कहां से होगा, 0 से, और कहां तक चलेगा, l, तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे यहां तक, एज तक, ठीक है। तो लिमिट्स कहां डलेंगी, 0 से लेके कैपिटल L, m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेके l तक। m बाई एल बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट कहां डालना है, 0 से l तक, ठीक है। अब m बाय एल ये आ जाएगा एल क्यूब बाय 3, l से क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, स्क्वायर, तो क्या है बच्चों, एम एल स्क्वायर बाय 3, ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, एज के अबाउट। समझ में आया नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एज के अबाउट, क्लियर, पक्का, ऊपर से तो नहीं है, नोट कर लो, कर लिए। ठीक, चलो अब मेरे को बताओ, अगर यही रॉड रहता, अगर क्या रहता, यही रॉड रहता, ठीक, ये रॉड है, और अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता रहता, कहां से पास होता बच्चों, सेंटर ऑफ मास से। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर पे ही होता है सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस पास हो रहा है, इसको घुमा रहे ओमेगा से, एम मास का रॉड है, एल लेंथ का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते, सारा काम तो वही करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर एक dx थिकनेस का क्या लेते, एलिमेंट लेते जिसका मास क्या होता, dm, और dm का वैल्यू वही आता m बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक। तो इंटीग्रेशन भी वैसे ही आता, इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, सब चीज सेम आता, बस लिमिट क्या डालते हैं, अभी बीच में है ना एक्सिस, तो पीछे जाएंगे तो माइनस एल बाई टू, आगे जाएंगे तो प्लस एल बाई टू, तो लिमिट बस अलग डलती, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, समझ में आई बात। तो ये क्या जाता, m बाई एल तो बाहर आ जाता, इसका क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, तो 3 को बाहर ले लो, अंदर रहता है एक्स क्यूब, और माइनस एल बाई टू से क्या डालना है, एल बाई टू, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या जाता, m बाय 3l बाहर है, पहले डाले अपर लिमिट, तो क्या जाएगा, एल क्यूब बाय 8, एल क्यूब बाय 8, फिर इंटीग्रेशन का माइनस लगेगा, माइनस एल बाई टू का क्या होगा, माइनस एल क्यूब बाय 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो गया, एल क्यूब बाय 8, ठीक है। तो क्या गया, आई बराबर m बाय 3l एल क्यूब बाय 4, क्या गया, एल क्यूब बाय 4, एक एल से कट के क्या हो गया, स्क्वायर, 4 3 जा क्या हुआ, 12, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या जाता है, एम एल स्क्वायर बाय 12, समझ में है बात, पक्का, आ रही बात समझ में, क्लियर। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे वैसे ही, बस उसमें उसमें तो डीएम एक्स रहता था ना, डीएम एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इसमें क्या है, डीएम आर स्क्वायर, बस उसी को इंटीग्रेट कर, ठीक है। और एक बढ़िया बात यह भी है कि साइन का कोई ध्यान नहीं देना, क्यों, पॉजिटिव ही होता है, स्केलर क्वांटिटी ऐड करो, कोई डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ नहीं, आ रही बात समझ में, पक्का। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास समझ में आया, अबाउट एच समझ में आया। अच्छा मेरे को बताओ, रॉड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे, डेंसिटी दे देगा, क्या दे देगा, डेंसिटी लेंथ के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, तो फिर डीएम के जगह अभी तो एम बाई एल इंटू डीएक्स लिखे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी टू एलिमेंट का लेंथ, फिर जो डेंसिटी अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख लेंगे इंटू डीएक्स, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, बात समझ आएगी नहीं, सेम वैसे ही होगा, क्लियर। अब और वेरिएशन देखें इसमें, अब थोड़ा एक्सिस को टेढ़ा करते हैं, क्लियर, इसको हटाओ, चलिए ये, अब लिखिए एक और, है ना, अब क्या रहेगा, सेम है ऐसे ही,
m मास का रॉड l लेंथ का, लेकिन अब जो हमारा एक्सिस है ना वो ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं रॉड को ऐसे। अरे बात समझ, ये क्या बन गया यार, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं हम लोग ओमेगा से रॉड को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद लेना है। ये एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखते हैं, क्लियर है, ठीक। अब देखो ये भी सिंपल है। सबसे पहले तो सपोज, और ये सेंटर से पास हो रहा है, ये L/2, ये L/2 सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा एज से भी हो सकता है, सेंटर से, अब सेंटर वाले ले रहे हैं, घबराना नहीं, ठीक है। यहां से अब देखो, मैं बोला यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास एलिमेंट लिया जिसका लेंथ कितना होगा dx, और मास कितना होगा बच्चों dm, माना, ठीक। अब अगर इसका मैं di लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, तो वो dm x स्क्वायर होगा क्या, नहीं ना, हमको एक्सिस से क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट मास से यहां क्या ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, क्या ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर। तो हमको लेंथ ये लेना है, ठीक। अब बताओ ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया x, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, x साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, x साइन थीटा, क्लियर है। तो अब लिखता हूं डी आई, तो डी आई बराबर क्या होगा बच्चों, dm इंटू आर स्क्वायर होगा, नहीं, क्या होगा, x साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ में, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको अगर आई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक। अब पहले फिर डीएम का वैल्यू रख देते हैं, डीएम अभी भी क्या होगा बच्चों, एम बाई एल डी एक्स, यही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ही रॉड बोले ना, तो एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ में बात। लिमिट कहां जाएगी, एक्स कहां से कहां तक जाएगा, सेंटर में बोला हूं तो इधर जाएगा -L/2 और इधर जाएगा +L/2, या बीच में कहीं भी दे देगा 2L/3, -2L/3, L/3 कुछ भी दे सकता है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन मैं जनरल सेंटर के लिए निकाल रहा हूं। तो लिमिट क्या डालूंगा, -L/2 से +L/2, क्लियर। अब देखो कांस्टेंट कौन कौन सी चीज है, m/l तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है ना, चेंज थोड़ी हो रहा है ना, एक्सिस और रॉड तो थीटा ही एंगल बना रहे हैं घूमते घूमते, वो चीज तो चेंज नहीं हो रही, तो वो भी कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा, तो क्या बाहर ले लेते हैं, m/l साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या ले लेते हैं बाहर। अब m/l साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर dx, क्या होता है एक्स स्क्वायर dx का, x³/3, फिर से लिमिट क्या डालेगा, -L/2 से +L/2, क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे, और क्या, तो m/l, और ये फिर से देखो साइन स्क्वायर थीटा भी लिख लेता हूं इधर, साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर से x³/3 है, 3 को बाहर ले लेते हैं, तो एक बार क्या डलेगा L³/8, फिर -L³/8, तो माइनस माइनस इंटीग्रेशन का प्लस हो जाएगा, तो वापस से क्या आएगा L³/4, ठीक है। तो क्या आया, L से ये कट गया, स्क्वायर हो गया, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आई। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, पक्का। कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये है क्या, अगर हम लोग को एक शॉर्टकट देखना है तो ऐसा सोच सकते हैं कि ये रॉड था सपोज, अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस एक ऐसा पास होते रहता स्ट्रेट 90 डिग्री पे, साइन 90 क्या होता है 1, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आता, ml²/12 आता ना, तो वही एक्सिस को अगर मैं क्या कर रहा हूं, रॉड से कितना एंगल बनवा दे रहा हूं, थीटा एंगल बना रहा हूं, तो बस अगर परपेंडिकुलर रहता जो रहता वही इंटू साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आई बात, ठीक। तो बताओ अब जल्दी से,
अगर ये एक्स, अबे क्या हो गया, एक मिनट, ये एक्सिस है, ठीक, एक्सिस ऐसा बना दिया थीटा बनाते हुए, बताओ आई क्या आएगा, है ना, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहां ये इस परपेंडिकुलर रहता तो अबाउट एज वाला ml²/3 होता है, उसमें ये थीटा एंगल बना रहे। कहां से एंगल देखना है, याद रखो, रॉड से एक्सिस का एंगल देखना है, रॉड से एक्सिस का, ये मत देख लेना, है ना, पक्का। तो ये कई क्वेश्चन में ये दे देता है, तो फिर 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? पक्का समझ में आया कि नहीं आया, रॉड वाला केस, ठीक। तो रॉड से इतने टाइप का चीज आप लोग को ध्यान देना है। हो गया बात, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े, अगला, एक मिनट, क्या कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया, कैसे पता चलता है? 50 मिनट का रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसको काटना पड़ेगा, कट कट, हाँ। अब क्या कहा, रिंग का, रिंग का एक और पढ़ लेते हैं, रिंग का पढ़ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा हैवी हो जाएगा। चलिए, है, हाँ हाँ, लेकिन जीवन भर थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, कुछ समझ में भी तो आना है। नहीं समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? हम्म, चलिए अगला, अब अगली रिजिड बॉडी लेते हैं, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेट। क्या लेते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेट, ठीक है। स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, आप कुछ भी ले सकते हो, देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, प्लेट, क्या है, प्लेट, जिसका लेंथ क्या है, एल, और ब्रेड्थ है, रेक्टेंगुलर है ना, दिख नहीं रहा है लेकिन मानना है आप लोग को, ठीक है। तो ये प्लेट है जिसका विड्थ जो है वो है बी, और लेंथ जो है वो क्या है, एल, ठीक है, ठीक है। और प्लेट मतलब ये नहीं, ये जो मास है पूरा भरा हुआ है बच्चों, ये नहीं, समझ रहे हो, ये मास पूरा भरा हुआ है, प्लेट है, यानी ऐसा नहीं, फ्रेम नहीं है, प्लेट है, ठीक है। अब अब हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट, जो कि पास हो रहा है इसके एज से। कहां से पास हो रहा है, इसके एज से पास हो रहा है, ठीक। इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। अब एलिमेंट कैसा चूज करें, एलिमेंट ऐसा चूज करो बच्चों कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो, पहले से क्या हो, पता हो। अगर नहीं पता है तो जो एलिमेंट आप चूज करोगे, उस एलिमेंट का हर पॉइंट, यानी डीएम मास का एलिमेंट रहेगा, उस एलिमेंट का हर पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे रहना है। आ रही बात समझ में? एलिमेंट चूज करने के दो तरीके, ये याद रखना हमेशा। पहला क्या, या तो एक एलिमेंट ऐसा चूज करो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता है, ठीक, जैसे रॉड का पता है अपने को, वैसा इसमें रॉड का यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं पता, चलो, तो ऐसा एलिमेंट चूज करना है, या ऐसी स्ट्रिप चूज करना है, या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है कि उसका हर पॉइंट आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस दूर। मैं दोनों तरीके से बना के बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले नॉर्मल बनाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट, एक अपना एलिमेंट ले लेते हैं नॉर्मल। तो क्या करते हैं, हम लोग आते हैं नीचे, ठीक, कितने डिस्टेंस दूर, वाई डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर बच्चों, वाई डिस्टेंस दूर। और वाई डिस्टेंस दूर ना एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इस पूरे प्लेट की एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, और इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी रहेगी, dy। ये एक स्ट्रिप ले लिया बच्चों, पतली सी, और इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी रहेगी, l रहेगी। ये हमारा dm हो गया, क्या हो गया हमारा, dm। हरी बात समझ। अब मैं इसका di लिखता हूं,
क्या लिखता हूं बच्चों, डी आई, है ना। ये जो एलिमेंट है वो क्या है, एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस का एल लेंथ का रॉड हो गया कि नहीं हो गया, तो मान सकते कि नहीं मान सकते। तो एक रॉड का अबाउट एज क्या होता है, अभी पढ़े, ml²/3। तो क्या लिखेंगे इसका, डीएम, क्योंकि इसका मास तो डीएम है, डीएम L²/3। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक, क्या यार, डीएम L²/3। अब हम डीएम निकालते हैं। ये प्लेट यूनिफॉर्म है, प्लेट क्या है, यूनिफॉर्म, यानी एम मास जो प्लेट का टोटल मास है वो यूनिफॉर्मली पूरे प्लेट में डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। तो इसका जो डेंसिटी है बच्चों, वो कैसे लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे टोटल मास m पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया कितना होगा, LB, ठीक। तो हम, हमारा मास पर यूनिट लेंथ नहीं है, मास पर यूनिट एरिया है। तो अगर हमको डीएम चाहिए तो डेंसिटी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया, किसका एरिया, एलिमेंट का एरिया। तो एलिमेंट का लेंथ कितना है, L, एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dy, तो एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, LDy, क्या हो जाएगा बच्चों, LDy। समझ में आया। अब डीएम की जगह उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो di बराबर आएगा m/LB L dy, और एक L² पहले से है और बाय 3 एक पहले से। समझ में आई बात, नहीं, ऊपर से गया। अब इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dy में। L तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, LB कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, बस dy का y होता है। अब बताओ dy कहां से कहां तक जाएगा, तो पूरा प्लेट कवर हो जाएगा। यहां से प्लेट चालू करेंगे, ये होगी प्लेट, जब y का वैल्यू 0 रहेगा, और नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, y का वैल्यू जब क्या हो जाएगा, b, तो यहां प्लेट, तो सारी प्लेट्स कवर कर लेंगे ये पूरा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लिमिट 0 से b। अब कांस्टेंट टर्म्स को कहां निकालते हैं, बाहर। कांस्टेंट टर्म्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, i बराबर आएगा m, एक l से एक l तो कट गया, L²/3b, ml²/3b इंटू dy का क्या होता है बच्चों, y। तो y रखे, लिमिट कहां जाएगा, 0 से b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b ही बचेगा। तो b से b कट जाएगा, क्या आया, अरे बाप रे, ml²/3 आया। मतलब विड्थ पे डिपेंड ही नहीं करता है, विड्थ पे डिपेंड कर ही नहीं, ठीक। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को एक चीज बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे नहीं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एक्सिस, क्लियर है। अब आप खुद सोचो, ये समझ में आ गया ना, ये तो नोट तो कर लिए। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर आपके पास एक रॉड रहता, रॉड का मास क्या है, m, लेंथ क्या है, l, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ml²/3, ये आता। आप क्या किए, इस मास को ऐसे पकड़े और नीचे फैला दिए, नीचे क्या किए, फैला दिए, फैला दिए। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किए क्या एक्सिस से, भाई सपोज ये छोटा सा हिस्सा का मास मान लो, ये छोटे से का हिस्से का मास था डीएम, डीएम था, ये कितने डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे था। तो इस छोटे से डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, dmx² आता। अब अगर इस डीएम को आप फैला दिए नीचे तक, तो यही डीएम मास तो फैला, यही डीएम मास फैला। अब इस डीएम का एक एलिमेंट ले लिए, सपोज डीएम का एक एलिमेंट ले लिए, वो कितने दूर होगा, वो भी x दूर होगा। तो इस डीएम का जो एलिमेंट आया उसका और एक डी डैश लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, इस छोटे वाले का डी डैश, वो क्या होगा, इस डीएम का भी डीएम इंटू x²। तो अगर मेरे को इस पूरे स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता,
तो मैं क्या करता, फिर इंटीग्रेशन करता। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर तो हर पॉइंट के लिए क्या है, सेम। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर कहां जाता, बाहर आ जाता। एक्स स्क्वायर कहां जाता, बाहर। और ये सारे डीएम डैश, ये जो डी के डीएम है, इस सबको जोड़ता तो ये डीएम ही तो आता, ये डीएम ही तो आता। तो क्या आ जाता, ये डीएम एक्स स्क्वायर ही आता, जो कि क्या है, डी आई ही है। समझ में आया कि नहीं आया बात, पक्का। तो अगर आप मास का एक पॉइंट मास एक्स डिस्टेंस दूर रख लो, या एक एम मास, उसी एम मास का रॉड बना दो, लेकिन ऐसा रखो कि रॉड का हर पॉइंट एक्सिस से कितने दूर है, सेम डिस्टेंस दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपने चेंज नहीं किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज होगा। ये चीज याद रखेंगे। इसीलिए मैं आपको बताया था ना दो चीज। पहला चीज ये बताया था कि आप एलिमेंट ऐसा चूज कीजिए, एलिमेंट ऐसा चूज कीजिए जो कि क्या हो, एक्सिस से उसका हर पॉइंट सेम डिस्टेंस दूर, ठीक। या फिर ऐसा चूज कीजिए जो नॉन एलिमेंट, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ये पॉइंट समझे कि नहीं, ये बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये समझने वाली पॉइंट। क्लियर है बात, क्या समझे। हाँ बताओ, वैसा एलिमेंट लेना है या ऐसा एलिमेंट लेना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस एलिमेंट का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस दूर होगा, क्योंकि फिर एक्स कॉमन आ जाता है, डिस्टेंस कॉमन आ जाता है, तो वो डीएम को जोड़ेंगे तो वो एलिमेंट का मास ही ले सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो आसान हो जाता है बनाना। समझ में आ रही प्रॉब्लम, पक्का। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां क्यों ml² by 3 ही आया, क्योंकि बस अपन क्या किए, मास को फैला दिए, ठीक। अगर क्या करते, रॉड को लीनियरली फैला लेते तो चेंज हो जाता। क्यों, अब डीएम का जो एक्स डिस्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना, रॉड की लेंथ बढ़ गई, एक्सिस से अब दूर चले गए, कुछ पॉइंट मासेस एक्सिस से कहां चले गए, दूर चले गए। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हुआ ना, नीचे फैलाए तो क्या हुआ, एक्सिस से कोई दूर ही नहीं गया, एक्सिस से वही डिस्टेंस रही डीएम मास। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ। क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का याद रहेगा ये चीज। चलिए ठीक, तो बस आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब क्या बनाते हैं, थोड़े से सवाल बनाएंगे, ठीक। ओके, क्योंकि